नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9 के एनसीईआरटी भूगोल के चैप्टर 2 भारत का भौगोलिक स्वरूप के पार्ट 2 को देखेंगे। पिछला अध्याय में हमने देखा था भारत की भौतिक आधार पर, भारत के भौतिक स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा गया था, वो उसके प्रकार को देखे थे और जिसमें हिमालय को हम वर्णन किए थे। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको हम एक सलाह देंगे कि भारत के भौतिक स्वरूप समझने के लिए आप पिछला वीडियो को एक बार देख लीजिए, इसके बाद आप इसको देखेंगे तो कंप्लीट समझ में आएगा। आज हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। जैसा कि हेडिंग दिए हैं प्रायद्वीपीय पठार, यानी भारत को भौतिक स्वरूप के आधार पर 6 भागों में बांटा था। 6 भाग कौन कौन थे हमने देख लिया था। एक भाग है प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार थोड़ा सा लंबा है और इसको थोड़ा सा जटिल है समझने के दृष्टिकोण से, इसको हम ले लिया है। इसमें मेन आपका हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार समझिए तो समझिए कि चैप्टर का 80% आप क्लियर हो गए। इसलिए हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार को आप अच्छी तरह से समझेंगे तभी आप इस चैप्टर को कवर कर पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो प्रायद्वीपीय पठार के निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से इसमें पर्वत हैं, कौन कौन से चोटियां हैं, कौन कौन से नदी हैं, इस सब के बारे में हम लोग आज विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो आपको हम सलाह दे रहे हैं कि सबसे पहले इस तरह के मानचित्र को बना लीजिए और कॉपी और पेन ले लीजिए और आप बैठ जाइए। जो जो हम बोल रहे हैं आप उसको लिखते जाइएगा तो बेहतर समझ में आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार जो बनाया गया है, प्रायद्वीपीय पठार की बनावट इस प्रकार के है। प्रायद्वीपीय पठार के मूल भारत यही था। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी जो आकृति है, मूल भारत इसी प्रकार था। बाद में इन सभी का निर्माण हुआ है, हम लोग समझेंगे। यह जो पठार है वह गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, यानी यह जो है यह गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। जितने भी प्रायद्वीपीय पठार बना है गोंडवाना भूमि का हिस्सा है और गोंडवाना भूमि जो है वो सबसे प्राचीनतम भूभाग माना जाता है। इसके निर्माण हिमालय से पूर्व ही हुआ है। हिमालय बनने से पहले ही यह है प्रायद्वीपीय पठार है। ये जो हम लोग ये जो हिमालय पर्वत श्रेणी देखते हैं इसका निर्माण बाद में हुआ है, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार बहुत पहले ही बन चुका था। इसलिए यह जो है यह गोंडवाना भूमि का हिस्सा है और यह अफ्रीका से टूट कर बना हुआ है। ये जो आकृति आप देख रहे हैं, ये आकृति देखिए, अफ्रीका की जो आकृति है, आप मानचित्र में विश्व के मानचित्र में देखेंगे अफ्रीका को तो इस तरह के अफ्रीका के मानचित्र देखेगा, इस तरह की आकृति है। आप विश्व में मानचित्र में देखेंगे तो अफ्रीका के मानचित्र इस तरह के है। तो यह जो भाग है इससे एक टच करता है, देखिएगा ये जो है आकृति इससे सटता है। तो भूवैज्ञानिकों का मानना है कि अफ्रीका से टूटकर भारत का निर्माण हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं और क्या क्या इस पर देख सकते हैं और क्या क्या प्रूफ मिला हुआ है कि ये अफ्रीका से टूट के मिला हुआ है। तो यहाँ पे जो गुजरात की जो गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश इसको बोलते हैं, तो गुजरात की जो सौराष्ट्र प्रदेश है वो अफ्रीका की भूमि से मिलता जुलता है, वहाँ के वनस्पति से मिलता जुलता है। यहाँ तक कि जो एक शेर पाए जाते हैं जिसको हम लोग बब्बर शेर कहते हैं, बब्बर शेर और अफ्रीका में जो शेर पाए जाते हैं उनकी प्रजाति सेम है। यहाँ बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो आपको अफ्रीका की आकृति से मिलते जुलते हैं। इसलिए ये कहा गया है कि भारत का जो विकास हुआ है वो अफ्रीका से टूट के हुआ है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो देख रहे हैं एक है आपका अरावली के पठार है, इसको आप देखेंगे। इसके बाद आ जाएंगे तो नीचे आपका आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं मालवा के पठार। इसके बाद आ जाएगा तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये जो है आकृति है इसको विंध्याचल पर्वत श्रेणी बोलेंगे। नीचे है सतपुरा पर्वत श्रेणी बोलेंगे। आप इधर आ जाइए तो छोटा नागपुर का पठार है, इधर आ जाइए तो आपको बस्तर का पठार हो गया। इस तरफ आ जाएंगे तो ये जो आ जाएंगे तो दक्कन का पठार। और इसके बाद आप इधर आ जाइए, जो आकृति बनाई हुई है देखिए, छोटा छोटा आकृति बना हुआ है, इसको पूर्वी घाट श्रृंखला कहते हैं, पूर्वी घाट पर्वत कहते हैं और इसको पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं।
तो इन सभी को हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे, तभी आपको एनसीईआरटी जो 9 क्लास के एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो आपको तभी फैक्ट क्लियर होंगे जब इसको आप एक एक करके आप समझेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो यह जो है, यह जो आकृति हम बनाए हैं वह है अरावली के पठार। तो अरावली के पठार को हम लोग देखते हैं, यह जो आकृति बनी हुई है इस तरह की आकृति है, ये अरावली का पठार है। देखिए अरावली का पठार स्टार्ट कहाँ से होता है, देखिए ये है गुजरात, यहाँ है गुजरात और यहाँ है दिल्ली, यानी अरावली पठार जो है गुजरात से प्रारंभ होता है और दिल्ली तक समाप्त होता है। तो अरावली पर्वत का विस्तार देखिए कहाँ से कहाँ तक है, ये गुजरात है, गुजरात की एक जगह का नाम है, उसका नाम है पालमपुर। तो गुजरात की पालमपुर से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है। दिल्ली की एक जगह है, यदि जगह एग्जैक्ट पूछा जाए तो दिल्ली का एक जगह है मजनू टीला, तो उस स्थान पर है, यानी गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली के मजनू टीला तक इसका विस्तार है। अब देखिए किस दिशा में है अरावली पर्वत जो है वो किस दिशा में है, तो देखिए उत्तर पश्चिम की ओर है, उत्तर पश्चिम की ओर, यानी इसका जो दिशा है अरावली पर्वत का जो दिशा है उत्तर पश्चिम की ओर है और गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। इसका जो लंबाई की बात हम कर लेते हैं, लंबाई की बात करते हैं अरावली पर्वत की लंबाई, तो 800 किलोमीटर लंबा है, यह 800 किलोमीटर लंबा है और यह सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, यानी अरावली पर्वत कट फट के यह पठार के रूप में बन गया है। पहले इसमें भी ऊंचे ऊंचे चोटियां शिखर हुआ करते थे किसी जमाने में, लेकिन अब जो है यह घिस गया जिसके कारण यह पठार का रूप ले लिया है। लेकिन इसकी लंबाई की बात की जाए तो लंबाई 800 किलोमीटर है। अब बात कर लेते हैं कि जो दिल्ली में जो संसद भवन है, अभी वर्तमान समय में जो दिल्ली में जो संसद भवन है वो अरावली पर्वत के भागों पर ही है। अब जैसे ही संसद भवन जाएंगे तो देखिएगा कि एकदम सामान्य से ऊपर उठा हुआ है, एक पहाड़ी पर बसा हुआ है, रायसीना पहाड़ी वगैरह जितने भी हैं ये सब के सब आपका अरावली पर्वत पर ही आते हैं। अब इसमें फैक्ट बात कर लेते हैं कि अरावली पर्वत पर एक राजस्थान राज्य में एक बहुत बड़ा चोटी है, उसको हम ऊंची चोटी माउंट आबू है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है। माउंट आबू पर ही एक गुरु शिखर है और माउंट आबू आपको जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू में जैन धर्म के दिलवाड़ा का मंदिर जो बहुत भी प्रसिद्ध मंदिर है वह आपका राजस्थान के माउंट आबू पर ही है। कि राजस्थान में अरावली पर्वत पर एक नदी बही हुई है, पूर्व से पश्चिम की ओर एक नदी बही हुई है, उस नदी का नाम है बनास नदी। बनास नदी, आप एक एक पॉइंट को लिखते जाइए तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। यानी अरावली पहाड़ के पूर्व से पश्चिम की ओर एक नदी बही हुई है, उस नदी का नाम है बनास नदी, जो चंबल में लाकर मिल जाती है। चंबल नदी के बारे में आपको आगे पढ़ाएंगे। एक नदी पाठ है 9 क्लास में आपका अपवाह तंत्र है, उसके बारे में उस पाठ में आपको अच्छी तरह से नदियों के बारे में बताया जाए। लेकिन अभी प्रायद्वीपीय पठार में कुछ नदियां हैं जो आपको हम बता देंगे, तो उसमें आपको सुविधा होगी। हम दूसरे स्थलाकृति की बात कर लेते हैं जिसका नाम है मालवा का पठार। मालवा के पठार के बारे में आपको जान रही है, तो मालवा के जो पठार है वो बैसाल्ट चट्टान से निर्मित हुई है, बैसाल्ट चट्टानों से निर्मित हुई है, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो लावा से हुआ है। ऐसा माना गया है, भूगर्भिक लोग मानते हैं कि मालवा के पठार जितने भी हैं, मालवा के पठार का जो निर्माण हुआ है वो लावा से हुआ है। तो लावा क्या होता है आप जान जाइए कि जिसमें ज्वालामुखी फटता है, पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, पृथ्वी के अंदर मैग्मा है। आप ये जान जाइए कि गुड़ की आकृति, जो गुड़ हम जो खाते हैं, जो पिघला देते हैं तो आप देखते हैं कि पिघली हुई आकृति होती है, उसी तरह से पृथ्वी की क्रोड़ में एकदम उसी तरह की आकृति की जो पिघली हुई आकृति है, यदि बाहर आ जाता है तो उसको हम मैग्मा कहते हैं।
तो इसका निर्माण जो हुआ है, मालवा पठार का जो निर्माण हुआ है वो लावा से हुआ है, मैग्मा से हुआ है, जिसके कारण इसमें बैसाल्ट चट्टान पाई जाती है। और बैसाल्ट चट्टान का रंग जो होता है वह काला होता है। बैसाल्ट चट्टान का रंग होता है वह काला होता है। इसमें मालवा पठार से कई नदियां निकलती है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। अरावली पर्वत के जो पूर्व पश्चिम में जो एक नदी बही हुई है इसका नाम हुआ बनास नदी, बनास नदी। लेकिन यह जो नदी बही हुई है इसका नाम है चंबल नदी, चंबल नदी। चंबल नदी जाकर ये देखिए यहाँ से गंगा नदी आ गई है, नदी चैप्टर हम आपको आगे पढ़ाएंगे। और इसी के समकक्ष एक यमुना नदी आती है। तो चंबल नदी जाकर यमुना में मिल जाती है। जैसे चंबल गंगा के सहायक नदी न होकर यमुना के सहायक नदी है। आपको मालवा अनेक नदियां निकलती है, जिसमें एक है चंबल नदी, मुख्य है चंबल नदी। चंबल नदी निकलकर आपको यमुना में मिल जाती है। इसके बाद है काली सिंध, काली सिंध नदी भी है, जाकर यमुना में मिलती है। इसके बाद एक बेतवा नदी है, बेतवा नदी भी आपका मालवा पठार से ही निकलता है, मालवा के पठार से ही निकलता है। अब हम लोग मालवा के पठार में कौन कौन सा फैक्ट्स देखें, तो मालवा के पठार का निर्माण लावा से हुआ है। इसके चट्टानें बैसाल्ट चट्टान है। बैसाल्ट चट्टान की आकृति काली होती है। इससे कई नदियां निकलती है, जो मुख्य नदी है चंबल, चंबल, काली सिंध, काली सिंध और बेतवा। यानी जो मालवा के पठार से जो नदी निकल रहे हैं चंबल, काली सिंध और बेतवा, चंबल, काली सिंध और बेतवा, ये सभी नदियां कहाँ जाकर मिल रही हैं? यमुना में मिल रही है। यमुना किसके सहायक नदी है? गंगा के सहायक नदी। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले आकृति की। अब हम बात कर लेते हैं विंध्य पर्वत श्रेणी। ये जो आकृति देख रहे हैं मालवा पठार के नीचे जो आकृति देख रहे हैं विंध्य पर्वत श्रेणी है। यानी विंध्य पर्वत श्रेणी देखिए पूरे मध्य प्रदेश में है, यहाँ से यहाँ तक इसका जो आकृति है आपका मध्य प्रदेश है। आप जान जाइए कि विंध्य पर्वत के जो विस्तार है वो पूरी की पूरी मध्य प्रदेश में है, वो मध्य प्रदेश से कहीं इधर उधर नहीं गया है। विंध्य पर्वत श्रेणी जो है वो मालवा पठार के दक्षिण में है। और विंध्य पर्वत को भांडेर, विंध्य पर्वत के पूर्वी भाग को भांडेर और कैमूर की पहाड़ी कहा गया है। विंध्य पर्वत के पूर्वी भाग को, यानी विंध्य पर्वत के पूर्वी भाग है, विंध्य पर्वत के पूर्वी भाग का जो है इसको भांडेर और कैमूर की पहाड़ी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैमूर की पहाड़ी कहाँ है, तो कैमूर की पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? तो विंध्य पर्वत श्रेणी के ये भाग हैं भांडेर और कैमूर। इसके आप नीचे आ जाइएगा, नीचे आ जाएंगे तो इसके बाद है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की हम बात कर लेते हैं। यह जो आकृति देख रहे हैं और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी 3 पहाड़ियों में बटी हुई है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी 3 भागों में बटी हुई है, जिसका नाम अलग अलग है। देखिए क्या क्या नाम है। पहला का नाम है राजपीपला, दूसरा नाम है महादेव, तीसरा का नाम है मैकाल। सतपुड़ा पर्वत को सतपुड़ा पर्वत जो श्रेणी है वो 3 भागों में बटी हुई है, जिसका नाम है राजपीपला, महादेव और मैकाल। तो इस पे भी बहुत बड़ी बड़ी चोटियां हैं। इसका बात कर लेते हैं सतपुड़ा पर्वत के सबसे पूर्वी भाग को तो मैकाल पर्वत श्रेणी कहते हैं। एक चोटी है, ऊंचा चोटी है
जिसका नाम है अमरकंटक। यानी मैकाल पर्वत चोटी पर, मैकाल पर्वत श्रेणी पर एक चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक, और अमरकंटक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीमा पर है। अमरकंटक से ही दो नदियां निकलती हैं। अमरकंटक, यहाँ अमरकंटक हो गया, इस जगह पर आप देख रहे हैं, यहाँ अमरकंटक हो गया। अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी निकलकर सोन में सोन नदी है जो गंगा नदी में मिल गई है, और एक नदी निकलकर आपको नर्मदा नदी आई है। के तीन चोटियां हैं, सतपुड़ा पर्वत के 3 पर्वत श्रेणी हैं, राजपीपला, महादेव, मैकाल। मैकाल पर्वत चोटी पर एक बहुत बड़ा चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी निकलकर इधर चली जाती है, उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है, और एक नदियां बह के आपका पश्चिम दिशा में चली जाती है जिसका नाम है, इसका नाम है नर्मदा और इसका नाम है सोन। तो सोन निकलकर यहाँ से देखिए, सोन यहाँ से सोन निकलकर ये चली जाती है गंगा नदी में, और ये नर्मदा इस तरह के यहाँ आ जाती है। अब आगे बात करते हैं, महादेव की बात करते हैं। महादेव के ऊपर भी एक चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़, जिसका नाम है धूपगढ़। महादेव की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है धूपगढ़, और धूपगढ़ पर ही एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है पंचमढ़ी हिल स्टेशन। तो हिल स्टेशन क्या होते हैं? तो हिल स्टेशन यानी ऊंचा चोटी जिस पर लोग अपने मनोरंजन स्थल के लिए घूमने, गर्मियों की छुट्टी बिताने जाते हैं, उसको हम लोग हिल स्टेशन बोलते हैं। तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन जो है वो महादेव पर्वत के धूपगढ़ चोटी पर है जिसका नाम है पंचमढ़ी हिल स्टेशन। कभी कभी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि धूपगढ़ हिल स्टेशन कहाँ है या धूपगढ़ कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के महादेव पहाड़ियों पर है जिसका नाम है धूपगढ़ चोटी। कभी कभी प्रश्न इस तरह से पूछ जाते हैं कि अरब सागर में गिरने वाले नदियों के नाम बताएं। तो अरब सागर में गिरने वाले नदी ये देखिए नर्मदा और तापी। अभी यहाँ देखिए वो नदी चैप्टर में आपको हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप साथ साथ थोड़ा समझते चलिए तो ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। यानी नर्मदा और तापी दो नदियां देखें, इधर हम सोन देखें। चलिए अब अगला बात करते हैं छोटा नागपुर पठार की बात करते हैं। छोटा नागपुर पठार की बात करें तो इसका विस्तार जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में है। छोटा नागपुर पठार खनिज संपदा के लिए बहुत ही समृद्ध है। इसमें लगभग सभी खनिज पाए जाते हैं। पेट्रोलियम को यदि छोड़ दिया जाए तो झारखंड में जो छोटा नागपुर प्रदेश है उसमें बहुत सारे खनिज संपदा पाए जाते हैं। तो इसमें छोटा नागपुर प्रदेश में से दो नदियां निकलती हैं। छोटा नागपुर मान लेते हैं कि ये छोटा नागपुर हो गया, छोटा नागपुर प्रदेश हो गया, इसे दो नदियां निकलती हैं। एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी, यहाँ से एक नदी निकलती है दामोदर नदी, जो हुगली में, जो गंगा की एक शाखा है हुगली में जाकर मिल जाती है दामोदर नदी। और एक नदियां निकलती हैं जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी, जो पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये हुगली, ये दामोदर नदी हो गई। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। तो उत्तर वाला जो भाग है, छोटा नागपुर के उत्तर वाला जो भाग है उसको बोलते हैं हजारीबाग का पठार, इसको बोलेंगे हजारीबाग का पठार। और इसको बोलते हैं नीचे वाला, दक्षिण वाला बोलते हैं रांची का पठार। यानी दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। उत्तरी भाग को हजारीबाग का पठार और उसके दक्षिणी भाग को रांची का पठार के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि छोटा नागपुर पठार में ही एक छोटा नागपुर पठार का एक विस्तार है जिसका नाम है राजमहल का पठार।
अब छोटा नागपुर से आगे इसी में विस्तार है जिसका नाम है राजमहल का पठार। और राजमहल जो है वो झारखंड में ही है, लेकिन इसका जो विस्तार एक प्राचीन समय में, ऐसा लोग मान्यता है कि प्राचीन समय में इसका विस्तार यहाँ मेघालय तक था। तो इसकी विस्तार मेघालय तक था। तो मेघालय में भी छोटे छोटे पहाड़ियाँ के रूप में दिखाई दिए हैं, जिसको हम लोग यहाँ देखे हैं गारो खासी जयंती। इसको हम लोग गारो खासी जयंतियाँ। राजमहल का विस्तार ही आपको है मेघालय का पठार ही, जिसका नाम गारो खासी जयंती है। 3 पहाड़ियाँ हैं गारो खासी जयंतियाँ। इसमें जनजातियों के नाम पर ये पहाड़ियाँ का नाम रखा गया है गारो खासी जयंती, यानी गारो खासी जयंती। खासी पहाड़ पर ही मेघालय की राजधानी शिलोंग है। खासी पठार पर ही मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और यहाँ जो चेरापूंजी है, जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल, अब तो चेंज हो गया है, मानसीराम हो गया है, लेकिन पहले जो चेरापूंजी था आपका खासी पहाड़ पर ही था। चलिए अब यहाँ हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये तो बांग्लादेश है, ये तो बांग्लादेश है। आपको अब बीच में कोई कुछ नहीं है, पर्वत पर्वत नहीं है। बांग्लादेश जो है नदियों का देश के नाम से जाना जाता है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पहाड़ी यहाँ तक था, लेकिन यहाँ इधर से गंगा नदी, इधर से आपका ब्रह्मपुत्र नदियों ने इसको काट दिया या ये जमींदोज हो गया और नीचे धंस गया। और जितने भी ये नदियाँ, इधर से जो नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ आती हैं बांग्लादेश में, वो सभी नदियों ने गाद पंख भरकर मैदान का रूप ले लिया। लेकिन आपका ये मेघालय में, ये पहाड़ी क्षेत्र मेघालय है, जिसके कारण ये छोटे छोटे घाटियों के रूप में, छोटे छोटे पहाड़ियों के रूप में अभी भी वर्तमान में हैं, जिसका नाम है गारो खासी जयंती। अब हम अगले पठार की बात करते हैं, जिसका नाम है दक्कन का पठार। ये देखिए, ये जो पूरा जो क्षेत्र फैला हुआ है, ये सभी जो क्षेत्र फैले हुए हैं, ये दक्कन का पठार है। यानी दक्कन का जो पठार है, दक्कन का जो पठार है, दक्कन का पठार भारत के सबसे लंबा चौड़ा पठार है। इसकी आकृति बहुत सारे राज्यों में है। जैसे कि आप इधर आ जाएंगे, आपको उड़ीसा में है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ में है, दंडकार में बस्तर का पठार। ये जो आपको बस्तर का पठार जो बनाया है, ये बस्तर का पठार आपका दक्कन पठार का ही हिस्सा है। भारत के सबसे लंबा चौड़े पठार के रूप में दक्कन का पठार है। महाराष्ट्र से जो स्टार्ट होता है आपका तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। आपका इधर आ जाइएगा, तेलंगाना का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार, जितने भी पठार हैं इसी का हिस्सा है, दक्कन पठार का ही हिस्सा माना जाता है। आप इधर आ जाएंगे तो बस्तर का पठार, बस्तर का पठार जो है टीन उत्पादन के लिए बहुत बड़ा फेमस है, इसीलिए आप याद रखेंगे बस्तर का जो पठार है वो जिसमें टीन का उत्पादन किया जाता है। दक्कन पठार के बाद हम बात कर लेते हैं पूर्वी घाट पठार। ये पठार के बाद पूर्वी घाट की बात कर लेते हैं। तो यानी पूर्वी घाट जो है, पूर्वी ये जो देख रहे हैं, ये जो आकृति है, यह जो आकृति है वो पूर्वी घाट का है। पूर्वी घाट की आकृति जो है, पूर्वी घाट में जो पठार है वो बहुत कटे फटे हैं। इसका रीजन यह है कि इसका ढलान इस ओर है और बहुत सारी नदियां आपको बंगाल की खाड़ी मिलाकर मिलती है, जिसके कारण ये जो पठार है उनको काट दिया गया है और ये सपाट बना दिया गया है। तो पूर्वी भाग बहुत ही कटे फटे हैं। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, पूर्वी घाट में ये उड़ीसा में एक चोटी है जिसका नाम है महेंद्रगिरी। ये बार बार पूछा जाता है, जो महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो पूछा जाता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जो उड़ीसा राज्य में है। अब हम बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट के बारे में बात करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पश्चिमी घाट, और थोड़ा सा ज्यादा फैक्ट इसमें है।
देखिए यहाँ एक देखे थे तापी नदी, आप देखे थे तापी, ऊपर से नर्मदा था, नीचे से तापी था, यानी ये गुजरात के तापी नदी से लेकर केप केमोरिन तक है। केप केमोरिन। अब केप केमोरिन को ही कन्याकुमारी कहा गया है। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार कहा जाए, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का विस्तार पूछा जाए तो तापी नदी से लेकर, गुजरात की तापी नदी से लेकर आपका केप केमोरिन तक है। केप केमोरिन को ही कन्याकुमारी कहा जाता है। इसका जो विस्तार डायरेक्शन देख लीजिए, ये किस तरह की डायरेक्शन है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। और हिमालय का हम लोग देखे थे पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर देखे थे, लेकिन इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है। हिमालय के बाद यह दूसरा लंबा पर्वत श्रृंखला आपका है, जिसका लंबाई है 1600 किलोमीटर। इसमें हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे आकृति हैं, जैसे कि इसमें दर्रे हैं, पासे हैं, आपको बड़ी बड़ी चोटियां हैं, बहुत सारे वैली हैं। इसकी बात हम कर लेते हैं। तो पश्चिमी घाट बनावट इस तरह के है। पश्चिमी घाट देखिए, पश्चिमी घाट थोड़ा सा भी कटा फटा नहीं है, इसकी आकृति बहुत ही मजबूत है और एक सिद्ध में है। तो आप कह सकते हैं कि इधर जाने के लिए कोई तो रास्ता होगा ना, तो इधर जो जाने के लिए जो रास्ता है उसी को हम लोग दर्रा कहते हैं या पासेस कहते हैं। तो इसको कौन कौन से राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं, कौन कौन से चोटियां हैं पश्चिमी घाट पर, इसके बात हम लोग करते हैं। क्योंकि ये पश्चिमी घाट इतना फेमस है, इतने जैव विविधता है कि इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। यानी जो यूनेस्को है आपका, इसमें बहुत सारे जातियां पाई जाती है, बहुत सारे स्पीशीज पाए जाते हैं, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसके कारण इसको यूनेस्को ने बचा कर रखा है। अब हम एक एक करके इसको बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट के बाद। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में बहुत सारे गैप हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इस तरह के पहाड़ी है, दो पहाड़ी के बीच में जो रास्ता होता है, संकीर्ण मार्ग होता है, तो उसको दर्रा कहा जाता है। तो महाराष्ट्र राज्य में दो प्रमुख महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है आपका थाल घाट और दूसरा का नाम है भोर घाट। थाल घाट और भोर घाट होते हुए मुंबई महाराष्ट्र से आपको मुंबई की ओर जाते हैं। जैसे कि थाल घाट से हम जो जाते हैं, थाल घाट से तो हम मुंबई टू नागपुर जाते हैं। यदि थाल घाट जो दर्रे हैं, थाल घाट दर्रा से मुंबई से नागपुर जाएंगे, नागपुर से मुंबई जाएंगे, क्योंकि ये जो पहाड़ी जो है वो लगातार पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो ऊपर से तो पहाड़ पर चढ़ के आप जाएंगे नहीं। तो बीच में जो एक संकीर्ण मार्ग है, बीच में जो एक रास्ता है, उसी रास्ते से जाते हैं। उस दर्रा का नाम है थाल घाट दर्रा। अब भोर घाट दर्रा की बात करते हैं, ये भी महाराष्ट्र राज्य में है। इससे भी हम मुंबई जाते हैं, तो मुंबई जाएंगे तो पुणे टू मुंबई जाते हैं, मुंबई टू पुणे या पुणे टू मुंबई जाते हैं। किस दर्रा के माध्यम से? भोर घाट दर्रा के माध्यम से मुंबई टू पुणे जाते हैं। अब इसमें बहुत सारी चोटियां भी हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे चोटियां भी हैं। तो इसमें महाराष्ट्र राज्य में बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र, पहले इसको दर्रा की बात कर लेते हैं। तो केरल में भी दो दर्रे हैं, केरल राज्य में भी दो दर्रे हैं, केरल राज्य में भी दो दर्रे हैं। पहला का नाम है पाल घाट दर्रा, जो केरल राज्य में है। दूसरा जो केरल राज्य में ही है, उसका नाम है सेनकोट्टा। यानी केरल राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में दो दर्रा, पाल घाट और भोर घाट। केरल राज्य में दो दर्रे हैं पश्चिमी घाट पर्वत पर, पहला है पाल घाट, दूसरा है सेनकोट्टा दर्रा। अब इसमें बहुत सारे ऊंचे ऊंचे चोटियां हैं, इन चोटियों की बात हम कर लेते हैं। जो महाराष्ट्र राज्य में जो ऊंची चोटी है, महाराष्ट्र में जो ऊंची चोटी है, इसको हम बोलते हैं दो चोटियां। महाराष्ट्र राज्य में दो ऊंची चोटियां हैं। एक हो गया कलसुबाई, ऊपर में आप जो देख रहे हैं, थाल घाट के नीचे जो एक चोटी है, उस चोटी का नाम है कलसुबाई, जो आपको थाल घाट के नीचे है। एक चोटी है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पर, उसका नाम है कलसुबाई।
कि आप इसके बाद घोर घाट के आप नीचे जाएंगे, घोर घाट के एक नीचे आप आएंगे, घोर घाट के नीचे भी एक चोटी है, उसका नाम है महाबलेश्वर। यानी महाराष्ट्र में ही कौन सी चोटी है? महाबलेश्वर चोटी। कौन से पर्वत श्रृंखला पर है? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पर है महाबलेश्वर चोटी। महाबलेश्वर से ही एक नदी निकलती है, महाबलेश्वर से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा नदी। क्या नाम है? कृष्णा नदी। आपको कर्नाटक में भी 2 चोटी हैं, फिर इसको मिटा लेते हैं, आपको फ्रेश से बताते हैं। महाराष्ट्र में हमने 2 दर्रे को देखा, 2 चोटी को देखा। अब हम आ जाते हैं कर्नाटक में। महाराष्ट्र के बाद हम कर्नाटक में आते हैं। तो कर्नाटक में भी 2 चोटियां हैं। कर्नाटक में 2 चोटी हैं। एक का नाम है कुद्रेमुख, एक का नाम है, एक चोटी का नाम है कुद्रेमुख, और दूसरा की चोटी का नाम है ब्रह्मगिरी। कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी चोटी से एक नदी निकली हुई है, एक ब्रह्मगिरी चोटी से एक नदी निकली हुई है, उसका नाम है कावेरी, कावेरी नदी। अब हम आ जाते हैं केरल राज्य में आ जाते हैं। तो केरल राज्य में एक चोटी है, उस चोटी का नाम है अनायमुड़ी। अनायमुद्री। अनायमुद्री केरल राज्य में एक चोटी है जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में केरल राज्य में एक चोटी है जिसका नाम है अनायमुद्री। और अनायमुद्री जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जिस तरह से आपने देखा कि पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी था महेंद्रगिरी, उसी तरह से पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुद्री। एक इधर से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट लाकर आपस में मिल जाता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में लाकर मिला हुआ है एक जगह में, उस जगह का नाम है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला 3 राज्यों में, नीलगिरी पर्वत 3 राज्यों में है। आप यहाँ केरल देख रहे हैं, इस तरफ तमिलनाडु देख रहे हैं, और ऊपर चल जाइए तो आपको कर्नाटक राज्य, यानी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का जो 3 राज्यों में स्थान है, आप कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। नीलगिरी पर्वत पर भी एक चोटी है, नीलगिरी पर्वत पर भी एक चोटी है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर भी एक चोटी है। उस चोटी का नाम है डोडा बेटा। उस चोटी का नाम है डोडा बेटा। अब हम लोग पश्चिमी घाट को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पश्चिमी घाट में बहुत सारे चोटियां हैं, बहुत सारे दर्रे हैं। महाराष्ट्र में 2 दर्रे को हमने देखा, कर्नाटक में 2 चोटियों को देखा, केरल में 2 चोटियों को देखे, एक आपको डोडा बेटा जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर है उसको देखें। इसके बाद अब केरल की बात कर लेते हैं। जो पश्चिमी घाट श्रृंखला जो है केरल में है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला केरल राज्य में बहुत घने जंगल है। उस घने जंगल को ही साइलेंट वैली कहते हैं। यानी साइलेंट वैली जो है केरल राज्य में है, जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में बहुत घना जंगल है। साइलेंट वैली इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप वहां जाइएगा एकदम साइलेंट आएगा। इतना घना जंगल है कि वहां कोई शोर शराबा नहीं मिलेगा आपको। यहाँ तक कि सूर्य की रोशनी भी बहुत कम पहुंच पाता है, जिसके कारण उसमें बहुत सारे स्पीसीज हैं, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। इसलिए इसको साइलेंट वैली नाम दिया गया है। केरल के जंगल है
उसका नाम है साइलेंट वैली। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि साइलेंट वैली कहाँ है, किस पर्वत श्रृंखला पर है, तो आप बताने में अब सक्षम हो जाएंगे कि साइलेंट वैली कहाँ है और किस पर्वत श्रृंखला पर है। इसके अलावा बहुत सारे ये जो पर्वत श्रृंखला है इसमें बहुत सारे पर्यटक स्थल भी हैं, बहुत सारे तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं जो घूमने लायक हैं। आपको जब मौका मिले आप घूमें। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का विस्तार कितना है, उसमें कौन कौन से पर्वतें हैं, कौन कौन सी चोटियां हैं, उसमें कौन कौन सी नदी निकली हुई हैं, इन सभी बातों को आपने आज सीखा। अब हम अगले टॉपिक में बात करेंगे, इस चैप्टर के तीसरा वीडियो में बात करेंगे, जो और अन्य टॉपिक को हम शामिल करेंगे। भारत के भौतिक स्वरूप को दो भागों का हमने देखा, बाकी जो 4 भाग बचे वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। आपको 4 भागों को एक ही वीडियो में हम समेकित करने का कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आप हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार को आप अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। यह जो टॉपिक है बहुत जटिल टॉपिक है, यदि आप इसको धैर्यपूर्वक नहीं समझिएगा तो आपको हर समय कंफ्यूजन बना रहेगा। लेकिन मेरा दावा है कि आप वीडियो को एकदम ध्यानपूर्वक 1-2 बार देखिए, कॉपी पर लिखिए, आपको हिमालय पर्वत और दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लगभग वे प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं, जितने भी आपका जो प्रश्न आते हैं कंपटीशन लेवल में जो प्रश्न आते हैं यही लगभग में पूछे जाते हैं। तो आप इसको धैर्यपूर्वक पढ़िए। बाकी जो 4 भाग हैं उसको हम एक वीडियो के माध्यम से अगला वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।